खबरों की तफसील। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि अगला वजीर-ए-आज़म अजीम इत्तेहाद से होगा और अगर कोई खातून वजीर-ए-आज़म बनती हैं तो उन्हें खुशी होगी। अखिलेश यादव ने वाज़े इशारा दिया है कि वो मायावती की हिमायत करेंगे और वजीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मायावती को सामने लाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आवाम को तय करना है कि अगला वजीर-ए-आज़म कौन होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा इसलिए बदल गई है कि पिछले हर चरण में भारतीय जनता पार्टी पीछे चली गई और भारतीय जनता पार्टी के पर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ना विकास की बात कर रहे हैं, ना खुशहाली की बात कर रहे हैं, ना किसान की आय की बात कर रहे हैं। ये मालूम पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और उनकी भारतीय जनता पार्टी की जानकारी के लिए बता दें कि सपा और बसपा मिलकर के फैसला लेंगे आने वाले समय में कौन सी नई सरकार बने, देश का कौन नया प्रधानमंत्री बने, उसके लिए भी सपा बसपा आरएलडी मिलकर के फैसला लेंगे। ये जनता को गुमराह न करें। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 180 डिग्री प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं उसके जस्ट उल्टा काम करते हैं। इन्होंने कहा किसानों की आय हम बढ़ा देंगे, दोगुनी आय खत्म कर दी। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी छीन ली। वहीं लखनऊ में मायावती ने मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद से मोदी के पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए अजीम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश हो रही। मायावती ने कहा कि बीजेपी अजीम इत्तेहाद में फूट डालकर इख्तियार की कुर्सी हासिल करना चाहती है, हालांकि इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी के इत्तेहाद को कोई तोड़ नहीं सकता और अवाम बीजेपी के हर ड्रामे को समझती है। प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट पर अपनी चुनावी जनसभा में खासकर फूट डालो व राज करो की नीति के तहत ही जहाँ हमारे सपा व बसपा गठबंधन के लोगों में जो भ्रम पैदा करने की कल इन्होंने घिनौनी हरकत की है, तो इस संबंध में इनको हमारा यही कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीएसपी सपा व आरएलडी का गठबंधन बना है, तो तब से यहां बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व संकट में हैं, काफ़ी ज़्यादा संकट में हैं। उन्हें इस गठबंधन से पेट में जो दर्द हो रहा है, तो उसका कोई इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है और ना ही आगे कोई इसका समाधान उन्हें मिलने वाला है। जबकि हमारा बना ये गठबंधन वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी गठबंधन है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश से भी यहाँ बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी सांप्रदायिक व अहंकारी सरकार को जरूर उखाड़ फेंकेगा। मुल्क भर में बुर्का और घूंघट पर चल रहे बहस के बीच नया मामला सामने आया है। गुजरात के कुछ बैंकों में ऐसे नोटिस लगाए गए जिस पर लिखा गया है कि बैंक में बुर्का, हेलमेट और सनग्लासेस पहनकर आने पर दाखिला ममनू है। वहीं बुर्के पर सवाल उठने के बाद बैंक की जानिब से लगाई गई नोटिस हटा ली गई है। गुजरात के सूरत में अंबाजी रोड पर मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा में ये नोटिस लगाई गई थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आरिफ, बैंकों में नोटिस लगाया गया है बुर्के के ताल्लुक से, क्या जानकारी है इस ताल्लुक से? जी आजम, जिस तरीके से देखें श्रीलंका में दहशत गर्दाना मामला हुआ था, उसके बाद में कहीं ना कहीं सबसे पहले जो मांग उठी थी शिवसेना की तरफ से, शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें बाकायदा हिंदुस्तान की हुकूमत से मांग किया गया था कि क्यों ना अगर श्रीलंका में बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई है तो हिंदुस्तान में लगाया जाए। और उसके बाद में ये पूरा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ा और उनकी जो मांग थी उसको कई हिंदू संस्थाओं ने भी अपनी हिमायत पेश की। और नया मामला जो सामने आया है, अब नया मामला गुजरात के सूरत का है, जहां पर कुछ ऐसे बैंक में एटीएम में इस तरीके से नोटिस लगाई गई है कि बुर्का, हेलमेट और सनग्लास पहनकर लोग बैंक में ना आए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का मसला होता है। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया और अलग अलग ग्रुप में सोशल मीडिया में
ये जो नोटिस लगाई गई थी उसका बाकायदा फोटो खींचकर लोगों ने शेयर करना शुरू किया। उसके बाद में बैंक की तरफ से कुछ बैंकों से ये नोटिस जो है वो हटा ली गई है, लेकिन कुछ बैंकों में अभी जो जानकारी मिल रही है अभी भी लगी हुई है। तो आगे एक चीज जानना चाहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इस तरह का नोटिस लगाया गया था, क्या और दीगर बैंकों में भी इस तरह के नोटिस लगाए गए या सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है? जी, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में ही नोटिस लगाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई सूरत में तो कुछ और लोगों का इस बारे में कहना था कि 1 या 2 ATM जहाँ से कैश पैसे निकाले जाते हैं वहां पर भी ये लगाया गया था। लेकिन जब वहां के मकामी लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया कि इस तरीके की नोटिस नहीं लगाई जा सकती है, तो वहाँ ATM मशीन जो थी वहां से ये नोटिस निकाल ली गई है। जी आजम, चलिए आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना के जरिए बुर्के पर पाबंदी के मुतालबे के मामले में मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एक शिकायती मकतूब दिया गया है। एडवोकेट खान मुंसिफ की जानिब से शिकायत की गई है। शिकायती मकतूब के जरिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। शिकायती मकतूब में कहा गया है कि शिवसेना के तर्जुमान साम्या के दायरे से मजहबी जज्बात मजरूह हुए, इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना के जरिए मुल्क भर में बुर्के पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे पर समाजवादी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। समाजवादी पार्टी लीडर रईस शेख ने कहा कि मुंबई अजीम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के KEM अस्पताल में भी बुर्के पर पाबंदी करने का मामला सामने आया था, लेकिन कॉरपोरेटर के एहतजाज के बाद शिवसेना के म्यूनसिपल मेयर को फैसला वापस लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने शिवसेना पर नफरत की सियासत का इल्जाम लगाया है। ये बयान बिल्कुल महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद इसलिए किया गया है कि यूपी का चरण बाकी है और हिंदुत्व के नाम पे जो बीजेपी शिवसेना मिलके पूरे देश में वोट मांग रही है उसको ताकत मिले। लेकिन मैं आपके माध्यम से शिवसेना को बताना चाहता हूँ कि बुर्का जो है वो हमारी ख़वातीनों की इज्जत है, और जहाँ तक कानून का सवाल है तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इस्लाम पे चलने के लिए राइट टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन अवेलेबल है। ये हवाई फायरिंग बंद करना चाहिए, मुसलमानों को टारगेट करना बंद करना चाहिए। हमने एक बार BMC में जब बुर्के के लिए एक खवातीन को रोका गया था तो धरना किया था, यही शिवसेना की BMC ने लिख के दिया था कि आप बुर्का पहन के आ सकते हैं, और आपके बुर्के को अगर चेक भी करना है किसी बुर्के की खवातीन को, उसके अलग इंतज़ाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी के भाषण से नहीं चलता। इस वक्त देश को राशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आज पूरे मुंबई में ही जो है पानी की इतनी किल्लत है, उस पर तो उद्धव ठाकरे बोल नहीं रहे, उस वक्त तो कोई नहीं बोल रहा है। आज मुंबई के अंदर इतनी परेशानी है, लोग जो है पुरानी इमारतों में परेशान है, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। इनको दिखाई दे रहा है तो मुसलमानों का बुर्का। मैं कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि ये फजूल की बात है, इसको बंद करें। जब तक देश का कानून है, जब तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में है, कोई हमारे हक को छीन नहीं सकता, और अगर ऐसी कोई शरारत की भी जाएगी तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद सूफी को गोली मारकर हलाक कर दिया। वेरीनाग के नौगाम इलाके में 60 साल गुल मोहम्मद उर्फ अटल के सीने में और पेट में 5 गोलियां दागी गई। अस्पताल ले जाते वक्त गुल मोहम्मद की मौत हो गई। गुल मोहम्मद बीजेपी के नायब जिला सदर थे और 2008 और 2014 में असेंबली इंतखाबात भी लड़ चुके थे। रियासत के मुख्तलिफ हलकों से इस कत्ल की मजम्मत की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद मीर के कत्ल के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पीएम मोदी ने कहा कि गुल मोहम्मद एक मेहनती इंसान थे, इन्होंने अपनी मेहनत से बीजेपी को काफ़ी तक़वियत पहुंचाई। पीएम मोदी ने गुल मोहम्मद के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुल्क में कोई जगह नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अपने नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के पास चलेंगे। मुदस्सिर, गुल मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया, बीजेपी के लीडर थे, काफ़ी एक्टिव कारकुन थे, क्या है पूरा मामला? तफसील से जानना चाहेंगे। किस वक्त उनको गोली मारी गई, कहाँ वो जा रहे थे, कुछ तफसील है आपके पास? यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि वो वाक़या जो है कल शाम को पेश आया, जब
मिलिटेंटों ने उनके रिहायशी घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई, और जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उनको अगर फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, ताहम जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठे। और इस पूरे वाक़े के बाद अगर पूरे इलाके को मुहासिर में ले लिया गया, ताहम जो मिलिटेंट थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये पार्लिमानी इंतखाबात है, चूंकि जनूबी कश्मीर को हसास कॉन्स्टिट्यूएंसी करार दिया गया था, लेकिन जो सियासी लीडरान थे उन पर हमले किए गए, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान ये पहली ऐसी हलाकत है जिसमें ये किसी पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से मार गिराया गया है। तो इस पूरे वाक़े की जो है बीजेपी लीडरान या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जानिब से मजम्मती बयान भी आ रहे हैं, और इनका जो शुमार था वो बीजेपी के बानी लीडरान में होता था, क्योंकि जो जिस तरह से रियासत में जिस तरह से बीजेपी को अगर तक़वियत मिली है तो कुछ ही लीडरान जिनमें से ये भी शामिल थे, तो उनका जिक्र आता है। तो इन्होंने 2008 और 2014 में भी बीजेपी की टिकट पर जो है असेंबली इलेक्शन लड़े थे डूरू से, जिसमें वो नाकाम हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के काफी ये मजबूत सपोर्टर माने जाते थे, जिन्होंने मतलब जो बीजेपी को फरोग देने के लिए यहाँ पर ग्रासरूट लेवल पे काम किया है। मतलब से एक चीज और जाना चाहिए, आपने कहा घर में घुसकर मिलिटेंटों ने गोली मारी है, तो जो ऐनी शाहिदीन है या उनके घर वाले जो वहां पर उस वक्त मौजूद रहे होंगे, तो क्या बताए कितनी तादाद थे मिलिटेंटों की? क्या किसी ने अब तक जिम्मेदारी कबूल की है कि किनकी जानिब से यह अटैक किया गया? जी, जिम्मेदारी की अगर हम बात करेंगे, अभी तक किसी भी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन थे उनका बेटा भी उनके घर में मौजूद था। तो पहले जो मिलिटेंटों के साथ बहस मुबाहिसा हुआ है काफी, उसके बाद तलाशी भी ले ली गई है घर की। तो ये बताया जा रहा है कि वो इनके जो PSOs थे तो उनके मतलब उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं घर में कोई उनका असला मौजूद तो नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब इनके बेटे का कहना है कि गुल मोहम्मद अटल को कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी, हालांकि कई बार इनको धमकियां भी मिली थी, और जिसके बाद उन्होंने पुलिस की जानिब रुजू किया था कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं जो है लहल से काम लिया है और इसको सिक्योरिटी फराहम नहीं की, और वो भी इल्जाम आयद किया जा रहा है कि पुलिस की जो गफलतशारी है इसमें जो है वो सामने आई है। अगर इसको सिक्योरिटी फराहम की जाती तो शायद ये बच जाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिला इंतखाबी अफसर ने नोटिस जारी किया है। भोपाल के जिला इंतखाबी अफसर ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद इंतखाबी तशहीर का इल्जाम लगाया गया है। वादे है कि प्रज्ञा ठाकुर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 दिन तक इंतखाबी तशहीर में हिस्सा नहीं लेने की पाबंदी आयद की गई थी। इसके बावजूद इन्होंने इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया, जिसके पादाश में भोपाल के जिला इंतखाबी अफसर ने नोटिस जारी कर प्रज्ञा सिंह से जवाब मांगा है।